स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हमें ज़रूरत क्यों है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हमें ज़रूरत क्यों है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लॉ है वो दो प्रकार के हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ जिसे हम मौलिक विधि कहते हैं, प्रोसीजरल लॉ जिसे हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, परंतु ध्यान में रखिएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्योर प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ प्रावधान जो है वो मौलिक विधि के भी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है, हमें उस प्रोसीजर की क्यों जरूरत है। अगर देश और समाज में किसी ने अपराध किया है या अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो हम चाहेंगे कि उसे उसकी सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश और समाज में क्राइम बढ़ता जाएगा, अशांति असुरक्षा की भावना फैल जाएगी। तो अब उसने अपराध किया है, उसे उसकी सजा मिले, तो वो सजा उसे तभी मिलेगी जब यह सिद्ध हो जाए कि उसने अपराध किया है या अपराध करने की कोशिश की है। इसी की पूरी प्रक्रिया हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बताई गई है। अब बात करते हैं अपराधों की। अपराध जो है यहाँ पे संज्ञेय, असंगत, जमानती, गैर जमानती कई प्रकार के होते हैं, परंतु अभी हम यहाँ पे संज्ञेय और असंज्ञेय के बारे में बात करेंगे। अगर आपका अपराध जो है वो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय प्रकृति के अपराध वो अपराध होते हैं जो हमारे गंभीर प्रकृति के होते हैं। यहाँ पे संज्ञेय प्रकृति के अपराध के बारे में लिखा है, ये हमारे गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे चोरी है, हत्या है, डकैती है आदि। इसमें जिसने यह संज्ञेय अपराध किया है या करने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सीआरपीसी के अंदर धारा नंबर 41 के सबसेक्शन 1 के अंदर बताया था, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध कमिट कर दिया है तो उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वहीं पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 41 के सबसेक्शन 1 की जगह आपको जो धारा पढ़नी है वो धारा आपकी रहेगी 35। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास पावर दिया गया है कि वो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है। दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो कि हमारे कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि मानहानि आदि। असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत सामान्यतः पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, परंतु कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जहां पे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर सीआरपीसी में बात करें तो इसकी जो धारा है वो धारा नंबर 42 है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बात करें तो इसकी जो धारा है वह धारा है हमारी 39। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अपराध हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। अब किसी ने ये संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध किए हैं या करने की कोशिश कर रहा है तो जिसके साथ यह अपराध हुए हैं या जिसके साथ यह अपराध होने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करे, क्या वह बदला ले। अगर वो बदले की भावना से ग्रसित हो जाता है तो वापस से हमारे देश में जंगल राज फैल जाएगा। तो इससे बेटर यह है कि कानून का सहारा लिया जाए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया बताई गई है। अगर किसी के साथ यह अपराध हो गए हैं या होने की कोशिश की जा रही है तो वो क्या कर सकता है। इसके लिए वह जा करके एफआईआर लिखवा सकता है। वह संज्ञेय अपराध अगर हुआ है तो संज्ञेय अपराध की दशा में वह जाकर के एफआईआर करवा सकता है। ठीक है। एफआईआर क्या है? एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर कराने के लिए वह जाकर के थाने में, किसी भी थाने में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बताया गया है संज्ञेय अपराध की सूचना आप किसी भी थाने में जाकर दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराध का क्षेत्र क्या है, यह बात बीएनएसएस की धारा नंबर 173 के सबसेक्शन 1 में कही गई है। इत्तला प्राप्त होने पे थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस लॉ है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। नाउ सीआरपीसी के अंदर ध्यान रखना, एफआईआर जो दर्ज की जाती थी उसका सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 था। नाउ तो संज्ञेय अपराध के लिए हम एफआईआर करा सकते हैं या हम परिवाद जिसे हम कंप्लेन कहते हैं वह भी दाखिल करवा सकते हैं।
अगर आप एफआईआर के रास्ते से जाते हो तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगर आप कंप्लेन, जिसे हम परिवाद कहते हैं, इस रास्ते से जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। क्लियर? संज्ञेय अपराध के लिए आप एफआईआर भी करा सकते हैं और कंप्लेन भी। स्टूडेंट, अगर आपके मन में सवाल आते हैं कि मैम कई बार ऐसा होता है कि हम एफआईआर कराने जाते हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प उपलब्ध है, पीड़ित के पास क्या विकल्प उपलब्ध है? इसके लिए एक महत्वपूर्ण वाद है सकीरी बासु बनाम स्टेट ऑफ यूपी। सकीरी बासु बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंतर्गत बताया गया था कि आपकी कौन सी ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं जब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। 154 के सबसेक्शन 1 में अगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है तो आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं 154 सबसेक्शन 3 में। ये जो सेक्शन यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, ये सीआरपीसी के हैं और जो रेड कलर से लिखे हैं वो बीएनएसएस के हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो खुद से एफआईआर लिख लेगा या फिर निर्देश देगा अपने अधीनस्थ को एफआईआर दर्ज करने का। अगर कोई भी यहाँ पे एफआईआर नहीं लिख रहा है तो हम उच्च अधिकारी के पास जा सकते हैं। इसके लिए धारा नंबर 36 है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो हम मजिस्ट्रेट साहब के पास भी जा सकते हैं परिवाद लेके। परिवाद आने पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं परिवाद पे संज्ञान स्वयं भी ले सकते हैं या फिर पुलिस को भी एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब परिवाद पे खुद संज्ञान लेते हैं तो सीआरपीसी की धारा 200 है और अगर पुलिस को ऑर्डर देते हैं तो धारा नंबर 156 के सबसेक्शन 3 में वो पुलिस को एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे सकते हैं। हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं उसके इनहेरेंट पावर में 482 में। नाउ हम रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के तहत भी हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप मुझसे क्वेश्चन रेज करें क्या मैडम हम डायरेक्टली सुपीरियर कोर्ट फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आंसर इज यस। ऑनरेबल जस्टिस मार्केंडे कतजू के ऑब्जर्वेशन में कहा गया था आप डायरेक्टली सुपीरियर कोर्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, पर उनके ऊपर है वह आपको सुन भी सकते हैं और नहीं। सकीरी बासु के केस में सकीरी बासु जो थे वो ऑफिसर इंचार्ज के पास ना जाके, मजिस्ट्रेट के पास ना जाके वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही चले गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था आप पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, कोई नहीं सुनता तो हम हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं और वह आपकी बात को सुन भी सकते हैं। नाउ तो ये हमारी ऑल्टरनेट रेमेडीज हुई। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि अपराध होने पे हम एफआईआर भी करा सकते हैं, परिवाद भी करा सकते हैं, या हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो हमारे पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। परिवाद की अगर हम बात करें तो परिवाद वर्ड जो है हमारा यहाँ पे बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंतर्गत दिया गया है। परिवाद के अंतर्गत कहा गया है यह लिखित और मौखिक कैसा भी हो सकता है। ये रहा आपका परिवाद। नौ परिवाद हम मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके करते हैं इस उद्देश्य से ताकि वह इस संहिता के अधीन, इस संहिता का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा नंबर 210 के अधीन उस पर संज्ञान लें। पर कंप्लेन आने पे इंपॉर्टेंट बात, दिव्रपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी के केस में कहा गया है मजिस्ट्रेट साहब उस पे संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जरूरत क्यों है। तो क्यों जरूरत है? अगर देश और समाज में अपराध हो रहे हैं तो अपराध को खत्म करने के लिए, इंसाफ पाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्यों ना हम एक ऐसे देश की कल्पना करें जहां पे अपराध ही ना हो। चलिए, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।